इस वक्त का मुद्दा है आर्थिक पैकेज पर राहुल गांधी का सवाल क्यों। कोरोना से पैदा हुआ मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने केंद्र के इस आर्थिक पैकेज को नाकाफी बताते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी की दलील है कि केंद्र सरकार को इस आर्थिक पैकेज पर दोबारा से विचार करना चाहिए और तमाम वादे करने की बजाय जरूरतमंद लोगों के खाते में सीधे पैसे डालने चाहिए। राहुल गांधी की इन दलीलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के राज में 70 साल तक गरीबों का हक मारा गया, उनके हिस्से का पैसा उन तक नहीं पहुंचा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में क्या कुछ कहा और गरीबों की मदद के लिए क्या उपाय सुझाए। जरा सुनिए। आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। केंद्र पर राहुल गांधी के इस हमले का जवाब देने उतरे बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस की पुरानी सरकारों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जब देश में कांग्रेस का राज था तब गरीबों को मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा उन तक नहीं पहुंच पाता था। बड़े सम्मान के साथ राहुल जी को कहना चाहूंगा कि राहुल जी, जो काम 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाया, वह काम मात्र 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। याद कीजिए, आपके पूज्य पिताश्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं केंद्र से 100 पैसे भेजता हूं, 1 रुपया भेजता हूं, मगर जो गरीब के हाथ तक पहुंचती है वो मात्र 15 पैसे होते हैं। बाकी 85 पैसे रास्ते में बिचौलियों के कारण गुम हो जाता है। जो ब्रोकर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो रास्ते में कहीं ना कहीं पैसा मार जाते थे। आज बड़े ही खुशी से हम कह सकते हैं कि जो जैम ट्रिनिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में एक रिफॉर्म के रूप में लेकर आए, जिसके माध्यम से डीबीटी स्थापित हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्थापित हुआ, करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। आश्चर्य की बात है और ये खुशी की भी बात है कि जो लोग वर्षों तक आधार के खिलाफ और जाम ट्रिनिटी के खिलाफ बोलते थे, जनधन अकाउंट और मोबाइल के खिलाफ बोलते थे, आधार और मोबाइल के खिलाफ, आज वो लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जाम के पक्ष में बोल रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। तो कांग्रेस की पिछली सरकार पर सवाल खड़े करते हुए संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस सब के बीच सवाल यह है कि राहत पैकेज पर आखिर सवाल क्यों और इस सवाल के मायने क्या हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास सवाल क्यों इस राहत पैकेज पर, क्योंकि आपकी तरफ से तो यही कहा जा रहा था कि सरकार आगे आए और राहत पैकेज का ऐलान करे और वो सरकार की तरफ से कर भी दिया गया, उसके बावजूद भी सवाल क्यों? बिल्कुल सही कहा गायत्री आपने। जो सबसे बड़ी बात है कि हम सवाल किस पर खड़े कर रहे हैं। राहत अगर मिली होती तो हम स्वागत करते, लेकिन इस वक्त तो कर्ज मिल रहा है राहत के नाम पर। आप कह रहे हैं हमसे कर्ज ले लो, ब्याज दे दो उसका, और उसके बाद हम जो है क्या नाम आपको लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। सच ये है कि मेरे मजदूर को, मेरे किसान को, मेरे मझोले उद्योगपति को, मेरे छोटे उद्योगपति को, मेरे व्यापारी को, मेरे कर्मचारी को इस वक्त आवश्यकता है राहत की, न कि कर्ज की। उसको कर्ज से भी राहत चाहिए, उसको ब्याज से भी राहत चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उसकी से नहीं है। और वो पैसे जब नहीं है तो ब्याज कहां से देगा? मार्केट में उठान नहीं है, मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर मजदूर के, छोटे व्यापारी के और अगर किसान के जेब में आप पैसे डालेंगे तभी तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो आप बताइए, अगर ये 20 लाख करोड़ में से अगर कहीं पर भी कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हो तो आप मुझे बताइए। हम कह रहे हैं कि हमारी न्याय स्कीम को ले लीजिए, कुछ समय के लिए राहुल जी कह रहे हैं ले लीजिए, और उसके बाद
उसको आप प्रधानमंत्री राहत न्याय स्कीम कर दीजिए, नरेंद्र मोदी राहत स्कीम कर दीजिए, दीनदयाल राहत स्कीम कर दीजिए, लेकिन करिए न्याय स्कीम को ताकि उसकी जेब में पैसा डालें। और सबसे बड़ी बात है, ये बात हम गैर राजनीतिक रूप से कह रहे हैं, और अगर हम ये प्रश्न कर रहे हैं जनता का, तो इसमें आपत्ति क्या है? लोकतंत्र में अगर हम सरकार को सुझाव देते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? और सबसे बड़ी बात है, हमारे सुझाव सृजनात्मक हैं, हमने कोई आलोचनात्मक सुझाव नहीं किए, हमने कोई सरकार की बुराई नहीं की, हमने कहा आपका पैकेज देने का तरीका है वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त सरकार जो है आम आदमी की जेब में पैसा डाले ताकि उसकी क्रय शक्ति भी बढ़े और उसको विश्वास आए। प्रेम शुक्ला जी, क्यों है आपको सुझावों पर आपत्ति? सुझाव ही तो दे रहे हैं और जनता के हित की बात कर रहे हैं। नहीं गायत्री जी, सुझावों पर किसी को आपत्ति नहीं है, अनर्गल राजनीति पर आपत्ति है और झूठ बोलने पर आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि भाई गरीबों की जेब में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कुछ डाला ही नहीं। इनकी जानकारी ही, चूंकि क्या है, राहुल गांधी को 3-4 लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बेचारे कुछ बोल पाते हैं। उनकी जानकारी 41 करोड़ लोगों के खातों में। तो ज्यादा उचित होगा अगर आप बीच में कृपया बोल रहे हो गायत्री जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था। गायत्री जी, बहस का तरीका नहीं है, सुरेंद्र जी बहस का तरीका नहीं है। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, आप सर आएंगे आपके पास, सुरेंद्र जी आएंगे आपके पास। सुरेंद्र देखो, कांग्रेस का संकट है, ये सब सुन ही नहीं सकते, खराब शब्द का इस्तेमाल करता हूं, सुन नहीं सकते। प्रेम शुक्ला जिम्मेवार होंगे। अरे भाई, मैंने कौन सा गैर समझी राहुल गांधी को? देखिए, बदतमीजी आप कर रहे हैं, नहीं चलेगी प्रेम शुक्ला। गायत्री जी, इनसे कहिए गुंडई की भाषा ना बोले। मैंने कहा इनसे कहिए गुंडई की भाषा ना बोले। ध्यान रखिए। अरे मेरी बात तो पूरी होने दो। तो एक की जगह कौन सी अनर्गल बात की? गायत्री जी, आप ठीक है, इनको कहिए। ठीक है, नहीं भाषा की मर्यादा को बनाए रखे, भाषा की मर्यादा को बनाए रखे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, भाषा की मर्यादा को सभी बनाए रखे। आप सुन लीजिए सुरेंद्र जी, आप सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। 52,000 की भाषा का इस्तेमाल करते जाएंगे और गायत्री आप कह रही है क्या चिल्ला रही है? कौन सी भाषा गायत्री? ठीक है सुरेंद्र जी, तो इनको किस शब्द पर आपत्ति है? मैंने कहा मेरी बात होने दी तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। ट्यूशन आपका, अरे चुप रहो यार, बकवास मत करो। बकवास आप कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। कौन सा बकवास किया मैंने? ठीक है, राहुल गांधी के लिए उसको 0-0 बोलने की शकल तो अक्ल है नहीं, भाषा आती नहीं कोई सी। बोलने की क्या गलत बोल रहा हूँ मैं राहुल गांधी के बारे में? ट्यूशन नहीं पढ़ता है, वो नारियल का जूस पीता है। सुनो अभी इनको, नारियल का सुन लीजिए। गायत्री से कहिए चुप हो जाएंगे, इनका ऑडियो डाउन करिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। इनका ऑडियो डाउन करिए। भाषा करेंगे, ये बदतमीजी ये खुद बोल रहे हैं, ये लफेरे लोगों की भाषा खुद बोल रहे हैं, लफुआम की भाषा में। भाई ठीक है, एक अच्छी पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। अरे आप बदतमीजी ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र जी, प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आएंगे आपके पास। सुरेंद्र जी, आप भी थोड़ा सा शांत हो जाइए। इस बीच हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आर्थिक पैकेज को लेकर क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और क्या कहा, जरा सुनिए। अब राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार को या राज्य सरकारों को साहूकार नहीं बनना चाहिए, सीधा पैसा देना चाहिए। अच्छे सुझाव दे रहे हैं वो आजकल, ऐसा लगता है आपको? देखिए, समस्या क्या है कि राहुल जी को स्वयं नहीं मालूम होता है वो बोल क्या रहे हैं और कौन सी बात कब बोली जानी चाहिए। अगर उनको यही सब मालूम होता तो संभवतः देश की जनता ने 14 में भी 19 में भी इस प्रकार का जो है जवाब नहीं देती। ये तो जनता जैसा नेता है उस प्रकार का जवाब 14 और 19 में देश की जनता ने दे दिया है। इसलिए जनता के द्वारा पिटे गए मोहरे आज इस प्रकार की अनलगल बयानबाजी करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके समय में क्या क्या गुल खिलाए जाते थे, क्या क्या होता था, उनको थोड़ा याद करते, 2G को याद कर लेते, कॉमनवेल्थ गेम्स को याद कर लेते, या फिर अन्य वे तमाम प्रकार के जो स्कैंडल उस समय हुए थे इनको ये याद कर लेते तो संभवतः इस समय इस प्रकार की वक्तव्य और अनर्गल वक्तव्य देने से उनको कहीं न कहीं वो परहेज करते। प्रियंका जी भी आपको सुझाव देती रहती हैं, ट्वीट करती रहती हैं, उनको क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सुझाव देना ही नहीं चाहिए, उसको आत्मसात भी करना चाहिए।
उधर राहुल गांधी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जरा सुनिए राशिद अल्वी ने क्या कहा। जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 पार्लियामेंट के मेंबर थे और अटल जी भी चुनाव हार गए थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि पिटे हुए नेता हैं। तब भी इज्जत करते थे हम उन लोगों की, क्योंकि हम जानते हैं राजनीति में सत्ता कभी एक हाथ में नहीं रहती है। जिस तरीके की ज़बान राहुल गांधी के बारे में योगी जी ने बोली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जिस तरह की भाषा बोली है योगी आदित्यनाथ जी ने वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आरोप, ये हमला कांग्रेस की तरफ से। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने राहत पैकेज को लेकर सवाल खड़े किए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं फिर आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी के 2G को याद कर लेते, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को याद कर लेते तो वो इस तरह की बयानबाजी से परहेज करते। प्रेम शुक्ला जी, आप जी मैं सर आपके पास आ रही हूं, एक बार रिएक्शन ले लूं। प्रेम शुक्ला जी, ये गलत तरीका है, फिर मैं बहस में बोलने नहीं दूंगा। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आपके पास मैं एक साथ आऊंगी। ये तरीका गलत है। आप कोई नहीं चीखेगा। प्रेम शुक्ला जी, आप आराम से बोलिएगा सर, आप आराम से बोलिएगा, आराम से आपको वक्त मिलेगा, आपको आराम से वक्त मिलेगा। सर मैं एक रिएक्शन तो ले लूं सुरेंद्र राजपूत से, फिर मैं बहस। चलिए आप बोलिए। पहली बात है, इन्होंने जो कहा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से 41 करोड़ खातों में 52,607 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये 52,607 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, इसकी जानकारी इनके पास नहीं है। ये टोटल क्या मांग रहे थे? 65,000 करोड़ का ही पैकेज मांग रहे थे ना। 5% का पैकेज मिलना चाहिए जीडीपी का। आनंद शर्मा का बयान था, जिनके यहाँ विशेषज्ञ हैं, 10% जो है हमारी जीडीपी का वो आर्थिक पैकेज दिया गया है गरीबों के लिए। उसमें राहत, उसमें अगर एमएसएमई चलेगी तो ही गरीबों को रोजगार मिलेगा। किसानों की यदि फसल का खरीद के लिए अगर सप्लाई चेन खड़ी होगी तो ही किसान को राहत पहुंचेगी, वरना किसान को आपके कर्ज माफी करते रहिए और कर्ज के जंजाल से मुक्त कीजिए। जो कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों का कहना है कि जो 20 वर्ष से पेंडिंग मांग थी, उस मांगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वीकार करके कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, सप्लाई चेन खड़ी करने की बात की है। एसएमई सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी विकासशील देश में अब तक का सबसे क्रांतिकारी पैकेज है। अब राहुल गांधी विरोधी दल में है, विरोध के लिए विरोध कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जवाब दीजिएगा सुरेंद्र जी, इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच जरा सुन लेते हैं, योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाने वालों को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस नेताओं को पूर्व पीएम राजीव गांधी के एक बयान पर उन्होंने घेरा है। जरा सुनिए क्या कहा। ये जो पैकेज है, ये पैकेज में एक राय आ रही है कि जो चीजें दी जा रही हैं उसके बजाय कैश ट्रांसफर सीधा दे दिया जाए। क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर भी अपनी स्कीमों का कुछ कैश ट्रांसफर देने की सोच रही है? आप सही मानते हैं इसको? देखिए, हम लोगों ने, ये अच्छी बात है, भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ प्रारंभ में इस योजना को लागू किया था, खासतौर पर जब जनधन अकाउंट खोले थे, हर गरीब का जनधन अकाउंट खोला था। डीबीटी को और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जो आदत देश के अंदर डाली, आज उसका परिणाम है कि बिना किसी रोक टोक के आज वो समय नहीं रहा। जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं, उन लोगों को उस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं के एक आका ने कभी कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 10 पैसा पहुंचता है। आज ऐसा नहीं। आज मोदी जी अगर किसी के लिए 1 रुपया भेज रहे हैं तो 1 रुपया गरीब के खाते में जा रहा है, बीच में कहीं 90 पैसे की कटौती नहीं, 1 पैसे की भी कटौती बीच में नहीं है। ये अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। उधर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के मुताबिक ये पैकेज बैंक आधारित है, लेकिन बैंक की हालत खुद खराब है। हर योजना जो बजट के माध्यम से चल रही है, सरकार की जो नीति है, उन्हीं का उल्लेख कर देने से कोई पैकेज तो नहीं होता। इमरजेंट सिचुएशन है और इसी तरह के इमरजेंट पैकेज में प्रोविजन होने चाहिए जिससे डिमांड क्रिएट हो, लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, सीधे सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तब उसके कोई मायने हैं। अन्यथा ये पैकेज ही है। जैसे चुनाव घोषणा पत्र भाजपा का रहता है, उसी तरह से चुनाव घोषणा पत्र की तरह से ये पैकेज भी है।
वहीं समाजवादी पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो मजदूरों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही और उनकी अनदेखी कर रही है। कमाल है योगी सरकार, बोलते हुए भी इनकी जीभ नहीं लड़खड़ाती। जहां गरीब मजदूर पैदल चल रहा हो, पैदल चल चल के जिनकी जान निकल गई हो, वहां बस और ट्रेन मुहैया नहीं करा पाए, बेचारा भूखा प्यासा मर गया रोडों पे, उनके बारे में आप चिंता नहीं कर पाए। कोरोना जैसा वायरस बीमारी पूरी तरह से पूरे प्रदेश में फैली हुई है, आप क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना पाए जहां लोग भूखे प्यासे जानवरों की तरह रह रहे हैं। डॉक्टरों को आप पीपी किट नहीं दे पाए, हॉस्पिटलों में आप बेड और वहां पे दवाएं नहीं मुहैया करा पाए। लोग हाहाकार मचा हुआ है, लोग हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल घूमते रहते हैं, जिनको दवाएं नहीं मिल पा रही है, अंत में उनकी मौत हो जा रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस की इसी सोच ने देश को बर्बाद कर दिया। 70 में से 50 साल तक इस देश पर कांग्रेस या किसी कांग्रेसी ने राज किया है, और फिर क्यों इन मजदूरों की हालत इस प्रकार की है, क्यों आज तक उनकी हालत नहीं सुधरी है। न्यूज 18 से बातचीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन को एक यूनिट मानने से इनकार किया और कहा कि कोरोना संकट के बीच हर जिला अपने आप में एक यूनिट है। योगी जी, आप जैसे गाजियाबाद जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, ये दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के लोग यहाँ काम करते हैं। आपकी क्या राय है, यूपी की क्या राय है कि एनसीआर को इस कोरोना संकट में एक यूनिट मानना चाहिए, क्योंकि उनको आने जाने में फिर वो बॉर्डर आ जाता है। क्या ये बॉर्डर एनसीआर का होना चाहिए या इसमें यूपी की क्या सोच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि एनसीआर को एक यूनिट नहीं मान सकते हम लोग। अच्छा, हमें अलग अलग छोटे छोटे यूनिट को जहां जहां जिस प्रकार का इन्फेक्शन है वहां पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं देनी चाहिए। हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर को भी अलग किया है, गाजियाबाद को अलग किया है, हापुड़ को अलग किया है, मेरठ को अलग किया है, शामली को अलग किया है, बागपत को अलग किया है। ये सभी अलग अलग यूनिट में, और फिर इसमें भी हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स चिन्हित करके रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वहां की व्यवस्था को भी हम लोगों ने वो किया है। कंटेनमेंट एरिया उसमें जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार तय किया है। आवागमन में, आवश्यक सेवाओं की आवागमन में कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोविड हॉस्पिटल में काम करके और दिल्ली से गाजियाबाद आए या गाजियाबाद में कोविड हॉस्पिटल में काम करके वह दिल्ली जाए। हमें यह छूट नहीं देनी चाहिए, उसी जिले में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल परमिसेस में या उसके आसपास उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन को हर हाल में, मेडिकल इन्फेक्शन को, मंडी के इन्फेक्शन को या फिर किसी भी अन्य प्रकार के इन्फेक्शन को रोका जा सके। एनसीआर को एक यूनिट नहीं मानने के योगी आदित्यनाथ के बयान पर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के बीच सीमा की दीवार खड़ी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सवाल के जवाब में कि एनसीआर को क्या एक यूनिट माने जाए, उन्होंने कहा कि हम एक यूनिट नहीं मान सकते, जोन मान सकते हैं। और ये नहीं हो सकता कि कोविड अस्पताल में कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है तो वो गाजियाबाद आए, गाजियाबाद से कोई व्यक्ति दिल्ली आए, उसकी व्यवस्था उसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ वो ड्यूटी कर रहा है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान करो। अब कोरोना योद्धा में वो कोविड का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को भी गिनते हैं, नर्सेस को भी गिनते हैं, सफाई कर्मचारियों को भी गिनते हैं, पुलिस वालों को भी गिनते हैं, और कहते हैं साहब ये कोरोना योद्धा हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। हम सब इस बात को मानते हैं, और इसीलिए दिल्ली सरकार ने डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो स्टाफ काम करने वाले हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उनके लिए होटल्स का इंतज़ाम किया। हमने उनके रहने का बेहतरीन इंतज़ाम किया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो डॉक्टर अपने घर गाजियाबाद या गुड़गांव या नोएडा जाना चाहता है, क्या उसको जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? ये कैसा भेदभाव आप फैलाना चाहते हैं? ये इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, पॉजिटिव केस हो जाए, तो बजाय इसके कि आप उसकी मदद करें, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक सरकार के मुखिया के तौर पे आप उसके खिलाफ नफरत, डर और भय फैला रहे हैं समाज में।
उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं कि एक डॉक्टर अपने घर गाजियाबाद नहीं जा सकता। अरे भाई, दिल्ली के अंदर बहुत सारे गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा में रहने वाले लोग काम करते हैं, प्रतिदिन आते जाते हैं। दिल्ली के रहने वाले लोग गुड़गांव में, गाजियाबाद में, नोएडा में काम करते हैं, प्रतिदिन आते जाते हैं। आप सब कुछ ठप कर देना चाहते हैं। लेकिन और ये सिर्फ 2 राज्यों में हमने समस्या देखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सड़क खुदवा देते हैं, कहते साहब हम यहाँ से किसी को दिल्ली से प्रवेश ही नहीं करने देंगे। और नोएडा के अंदर डॉक्टर्स की गाजियाबाद के अंदर एंट्री बंद कर रहे हैं योगी जी। तो मुझे लगता है कि ये डॉक्टरों का जो अपना जीवन संकट में डालकर इस कोरोना की बीमारी से लड़ रहे हैं, उनका अपमान भी है और उनके खिलाफ नफरत और भय फैलाने की एक कार्रवाई है जो मुखिया के तौर पे एक राज्य के खुद योगी जी कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले में मजदूरों से भरी एक वैन और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 6 मजदूर जख्मी हो गए। जख्मी हुए मजदूरों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के वक्त वैन में 46 मजदूर सवार थे। ये सभी मजदूर बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और मुंबई से लौट रहे थे। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल में मजदूर साइकिल से अपने अपने गांव की तरफ लौटते नजर आए। यहां 20 मजदूर साइकिल पर सवार होकर फरीदाबाद से मालदा जाते दिखे। ये मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे पर रोजाना मीलों का सफर कर रहे हैं। भूखे प्यासे अपने घर लौटने की कोशिश में लगे ये मजदूर सरकार के बंदोबस्त से बेहद नाराज हैं। थोड़ा सा रुक जाइए 2 मिनट। सूरत में एक बार फिर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। सूरत के कापोद्रा इलाके में भोजन न मिलने की मांग को लेकर मजदूरों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लॉकडाउन की वजह से सूरत में फंसे मजदूर अपने अपने राज्यों में लौटने की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया।